अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही। अब उसके बाद है तालीम का हक 2009। ये क्या है भाई? जिसको हम लोग बोलते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसको साथियों बोला जाता है RTE 2009। 2009 इसलिए बोलते हैं कि जो अधिनियम पास होता है, जो साथियों कानून जो बिल पास होता है जिस सन ईस्वी में, वो सन ईस्वी उसके पीछे लग जाता है, यानी संसद से 2009 में ये पास हुआ था। ठीक है ना? देखिए, संसद से पास होना, फिर राष्ट्रपति का मोहर लगना, फिर साथियों आगे बढ़ना, फिर पूरे भारत में लागू होना, ये एक प्रक्रिया है। नहीं तो अगस्त 2009 में पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद, यानी अगस्त 2009 में ये पार्लियामेंट से पास हो गया, मंजूरी मिल गई उसको। ये साथियों 1 अप्रैल 2010 से मुल्क भर में जम्मू और कश्मीर, यानी उस वक्त उसको छोड़कर नाफिजुल अमल हुआ। यानी आरटी एक्ट 2009 जो है वो पूरे देश में साथियों 1 अप्रैल को लागू हुआ 2010 को, और जम्मू और कश्मीर उस समय जो है आर्टिकल साथियों ये धारा 370 जो है वहां से खत्म नहीं हुआ था, तो वहां पर हमारा संविधान लागू नहीं हो पाता था। ये वहां पर साथियों लागू नहीं हुआ था उस वक्त, अब वहां पर भी लागू है। अब ये क्या है भाई? इसके लिए हिंदुस्तानी आईन में 6 से 14 साल के उम्र के बच्चों को पहली से 8वीं जमात तक मुफ्त और लाजमी तालीम तायुन करता है। मतलब आरटी एक्ट जो है, यानी हमारा जो है ना शिक्षा का अधिकार हमें दिया गया है कि एक बच्चे को जो हिंदुस्तान में जन्मा, उसको हमें 6 से 14 साल के बच्चे को साथियों 8वीं क्लास तक हमें मुफ्त तालीम देना है। अब मुफ्त तालीम में होगा कि हमें स्कूल का प्रबंध कराना है, स्कूल का कोई ट्यूशन फी नहीं होगा, कपड़े जो उसका हमें पोशाक देना है, किताब मुफ्त देना है, हर 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल देना है, कितने साथियों बच्चे पर कितना टीचर होगा, ये सारी चीजें बताई गई है आरटी एक्ट में। ठीक है ना जी? हिंदुस्तानी आईन का दस्तूर का आर्टिकल 250A बच्चों को मादरी जबान में तालीम देने का हक देता है जी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि 2014 में एक साथियों सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, क्योंकि हमें हर बच्चे को साथियों तालीम देनी है, तो हर बच्चे को जो तालीम देनी है, तो अब इसके अंतर्गत जो अल्पसंख्यक है, जैसे मुस्लिम है, जैन है, बुद्ध है, बौद्धिस्ट है, ये सब के जो बच्चे हैं वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। यानी उसको अपने जो उनके मजहबी तालीम है वो लेने का उसको अधिकार दिया गया था, जो एनईपी 2020 में नहीं है जी। बात ये याद रखिएगा, इसी के अंतर्गत जो है ना हमें ये आजादी दी गई थी कि हम मदारिस जो और अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अल्पसंख्यक लोग खोल सकते हैं जी। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। तमाम सरकारी स्कूल में एलिमेंट्री एजुकेशन मुफ्त होगी जी। बच्चों से किसी भी किस्म का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, मतलब बच्चे से किसी भी प्रकार का कोई जी नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना? चलिए, क्या भाई क्या गलत है? 350 और 250 ठीक है। तो 350 250, हाँ 350 ठीक है। चलिए, उसके बाद आगे है तमाम सरकारी स्कूल में एलिमेंट्री एजुकेशन मुफ्त होगी, बच्चों से किसी भी किस्म का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और उसके बाद है प्राइवेट स्कूलों में जो कि सरकारी रियायती जमीन पर तामीर किए गए हैं, 25% सीटें मुआशी तौर पर कमजोर तबकात के लिए मुख्तस होंगी। मतलब जो प्राइवेट स्कूल है इसके अंदर 25% जो बच्चे हैं उसको मुफ्त तालीम देना होगा, ये कहा गया था। यानी सीबीएसई बोर्ड के इसमें भी सारे लोग साथियों बच्चे का जो है ना नाम देके अजय वो भेज देते हैं कि हमने इतने बच्चे को तालीम दे रहा, लेकिन वो लोग क्या करते हैं ये सबको पता है। ठीक है ना? 25% बच्चे को वो लोग तालीम का उसमें दिया गया है। दाखला के वक्त कोई भी टेस्ट या दाखला जाती इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। अब रहा सवाल कि भाई अगर एक बच्चा का दाखला के वक्त टेस्ट नहीं लिया, एक बच्चा को 6 साल की उम्र में दाखला हमें एडमिशन कराना है, वो बच्चा 10 साल की उम्र में स्कूल आता है, तो अब फिर क्या करेंगे हम? तो देखिए 6 साल में वो 1 क्लास में होता, 7 में 2 में होता,
8 में 3 में होता और 9 में साथियों 4 में होता, यानी 10 में वो 5 क्लास में होता, तो उस बच्चे का डायरेक्ट हमें 5 क्लास में एडमिशन लेना है। अब रहा कि एक बच्चा 10 साल तक कुछ नहीं पढ़ा, 5 क्लास में हमने एडमिशन भी ले लिया, तो क्या वो बच्चा पढ़ पाएगा? उसके लिए कहा गया कि हम उसको बैकएंड से हमें तैयारी करानी है, अलग से हमें ट्यूशन देना है, ताकि वो बच्चा सभी बच्चों के मसावी हो पाए। बात समझ रहे हैं आप? तो दाखला के वक्त कोई भी टेस्ट या दाखला जाती इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। माजूर तलबा के स्कूल तक आमदोरफ्त की जिम्मेदारी हुकूमत की होगी, यानी जो बच्चा माजूर है, विकलांग है, उसको स्कूल तक पहुंचाना यह हुकूमत की होगी। इसलिए देखते होंगे जो विकलांग है उसको साइकिल मिल जाता है। क्या मिलता है? स्कूल में ही क्या मिलता है? साइकिल मिलता नहीं। चलिए, किसी भी बच्चे को जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तौर पर सजा नहीं देना है, मारना नहीं है, पीटना नहीं है। तलबा और असातिज़ा का तनासुब यानी रेशियो प्राइमरी सतह पर 1:30 मतलब यानी एक मुअल्लिम पर यानी एक टीचर पर 30 बच्चे होने चाहिए प्राइमरी में, और मिडिल सतह पर 1:35 यानी एक मुअल्लिम यानी एक टीचर पर 35 बच्चे होंगे। यह साथियों बताया गया है इसमें आरटीई एक्ट में। 8वीं जमात तक किसी भी तालिबे इल्म को फेल नहीं किया जाएगा, यानी जो बच्चे मिडिल में आएंगे उसको हमें फेल नहीं करना है। 6 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का उसके उम्र के मुताबिक दाखला लिया जाएगा। वही बात जो मैंने बताया कि एक बच्चा 10 साल का है और 10 साल का बच्चा अगर आएगा तो उसका 5वां में तो एडमिशन लेंगे, लेकिन हम उसको बैकएंड से तैयारी कराएंगे। ये नहीं कि हम उसको 1 में एडमिशन लेंगे, ये नहीं करना, उसके उम्र के मुताबिक हमें उसका एडमिशन लेना है। ठीक है, सॉरी। अब उसके बाद आगे है नई तालीमी पॉलिसी 2020। क्या है भाई? जिसको हम लोग पढ़ते हैं NE और P, NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नई तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक तालीम 3 साल की उम्र से शुरू होगी। देखिए, आरटी एक्ट 2009 ये कहा था कि हमें बच्चे को जो तालीम देना है वो 6 साल से शुरू करना है ना। यहां पे देखिएगा आपको बताया गया है 6 से लेकर 14 साल, है ना, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे, यानी हमें जो तालीम शुरू करनी है वो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को मुफ्त देना है। अब ये आरटीई NEP 2020 जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये कहा कि बच्चे को हमें 6 साल से नहीं बल्कि तीसरे साल ही हमें उसको स्कूल में एडमिशन करा देना है। कब? तीसरे साल ही। तो अब इसमें कहा गया कि नई तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक तालीम 3 साल की उम्र से शुरू हो जाएगी, यानी एक बच्चा तीसरे साल का ही रहेगा कि वो स्कूल में दाखिल हो जाएगा। नई तालीमी पॉलिसी का मकसद 3 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए तालीम के हक को फरोग देना है, यानी 3 से 18 साल तक, है ना। अब देखिए, नई तालीमी पॉलिसी के तहत 10+2 का ढांचा मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। 10+2 क्या है? जैसे मान लीजिए कि अभी आप साथियों पढ़ते हैं तो बोला जाता है कि आपने मैट्रिक कौन सा बोर्ड से किया। आप बोलते हैं बिहार बोर्ड, आप बोलते हैं यूपी बोर्ड, आप बोलते हैं महाराष्ट्र बोर्ड, आप बोलते हैं बंगाल बोर्ड। नहीं, यही ना बोलते हैं कि मैंने यहां से कर लिया। अगर आपको पूछा जाए इंटर आपने कहां से किया तो आप बोलते हैं बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड। लेकिन आपसे कोई पूछे कि आप बीए कहां से किए हैं तो वहां पर आप बोर्ड का नाम नहीं लेते हैं, वहां आप किसी यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं। मतलब यह बात याद रखिएगा कि राज्य सरकार के अंदर जो है वो 10+2 आता है, यानी एक बच्चे को हमें 12वीं क्लास तक ही हमें क्या करना है, देखरेख में राज्य सरकार के रखना है। उसके बाद वो बच्चा वहां से निकलता तो यूनिवर्सिटी में चला जाता है। नहीं, अब वहां हम लोग बोर्ड खत्म हो जाता है। अब इसमें क्या हुआ NEP के अंदर कि 10+2 का जो ढांचा है उसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। अब जो है साथियों 5+3+3+4 के मुताबिक स्कूल होगा। मतलब अब ये 5, 3, 3, 4 क्या है, एक एक करके हम लोग बताएंगे। ये साथियों स्टेज है। ये क्या है? स्टेज है। 5 साल इस स्टेज में रहना है, 3 साल इस स्टेज में रहना है, 3 साल इस स्टेज में रहना है, 4 साल इसमें रहना है।
ये इस तरह से होगा जी। चलिए अब उसके बाद आगे देखिए, इसका मतलब है कि अब स्कूलिंग जो है आपको 3 से 8 साल, 3 से 8 होगा तब ना 5 आएगा। अब फिर प्लस में होगा 8 से 11, 8 से 11 होगा तब ना 3 होगा, 8 से 11 होगा तब ना 3 होगा, फिर 11 से 14 तब फिर 3 होगा, फिर 14 से 18 तब आपका 4 होगा। मतलब इसका मतलब हो गया कि अब स्कूलिंग जो है आपका ऐसे हो जाएगा कि 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 18, ठीक है ना, साल के बच्चों के लिए तकसीम है। अब देखते हैं कि भाई ये जो 5 है, ये 5 क्या है, इसको देखिए। नई तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक जो उसूल है वो सबसे जो पहला जो ये 5 है, जो कि 3 साल से लेकर 8 साल की उम्र के बच्चे रहेंगे पहला स्टेज में, उसको साथियों कहा जाता है फाउंडेशनल स्टेज, जिसको उर्दू के अंदर कहा जाएगा बुनियादी मरहला। क्या कहा जाएगा? बुनियादी मरहला, जिसको साथियों फाउंडेशनल स्टेज भी कहा जाता है। तो ये आपने समझ लिया कि एनईपी 2020 के मुताबिक जो पहला मरहला है आपका, वो आपका है फाउंडेशनल स्टेज। क्या कहलाएगा? ये फाउंडेशनल स्टेज कहलाएगा, ठीक है ना जी। अब उसके बाद आगे जो आपका है अगला स्टेज जो है उसको हम आगे दिखाएंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए जी, ध्यान दीजिएगा। इसके तहत पहले 3 साल के बच्चों को आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग तालीम लेनी होगी। मतलब एक बच्चा 3 साल का हुआ ना, तो उसके बाद उसको हमको आंगनवाड़ी केंद्र में डाल देना है, वो बच्चा वहां सीखेगा। अब आंगनवाड़ी केंद्र में कितनी पढ़ाई होती है आप लोगों को तो पता है, मतलब आंगनवाड़ी केंद्र वाले का अब बल्ले बल्ले है जी, क्योंकि अब सारे बच्चे 3 साल के होंगे, वहां चले जाएंगे, फिर वो वहां रहेगा, उसके बाद तब वो स्कूल साथ जाएगा। इस मरहला में 3 से 8 साल के बच्चे शामिल होंगे। इसके बाद अगले 2 साल तक जमात 1 और जमात 2 के स्कूल जाएंगे। बात समझ रहे हैं आप? समझ गए यहां तक? उसके बाद तैयारी साथियों, अगला जो आपका मरहला है वो आपका है प्रीपरेटरी स्टेज। ये है तैयारी का मरहला, ये 3 साल का होगा। 5 साल आप समझ गए। इस मरहला में क्लास 4 से 5 तक पढ़ाई होगी, क्योंकि साथियों 1 से 3 तक तो पढ़ लिया बच्चा, अब 4 और प्लस 5 जी 4 5, हाँ क्लास 4 से 5 तक पढ़ाई होगी। इस मरहला में 8 से 11 साल के बच्चों को शामिल किया जाएगा, क्योंकि 8 से लेकर 11 तब 3 साल हुआ। यह मरहला 3 साल में मुकम्मल होगा। कौन? तैयारी का मरहला। उसके बाद साथियों आपका है इस मरहला में साइंस, रियाजी यानी मैथ, आर्ट्स वगैरह की बच्चों पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो है दरमियानी मरहला यानी मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज क्या है? इस मरहला में 6 क्लास से 8 क्लास तक की पढ़ाई होगी। एक बच्चा 5 क्लास तक तो पढ़ लिया, अब 6 के बाद 7 और 8, ये 3 क्लास जो है ये दरमियानी मरहला में पड़ेगा, जिसमें 11 से 14 साल की उम्र के बच्चे शामिल होंगे। इस मरहला में साथियों बच्चों के लिए खास यानी स्किल डेवलपमेंट कोर्स भी शुरू किया जाएगा। यानी अगर कोई बच्चा मोबाइल का टेक्नीशियन बनना चाहता है, कोई बच्चा साथियों दर्जी बनना चाहता है, कोई बच्चा जी क्या इलेक्ट्रिकल ये बनना चाहता है, तो वो इसी स्टेज में बन सकता है। उसके लिए अलग से वो कोर्स कराया जाएगा, यानी जिसको हम लोग वोकेशनल कोर्स बोलते हैं। नहीं बोलते ITI करके, कौन सा कोर्स है? वोकेशनल कोर्स। उसके बाद साथियों आपका है सेकेंडरी मरहला, जो कि लास्ट स्टेज है, 5 + 3 + 3 और +4 है ना, सेकेंडरी मरहला। इस मरहला में क्लास 9 से 12 तक की पढ़ाई होगी, जिसमें 14 से 18 साल तक की उम्र के बच्चे को शामिल किया जाएगा। यह मरहला 4 साल का होगा। कितने साल का होगा? 4 साल का होगा। इस मरहले में बच्चों को अपने मजमून के इंतखाब की क्या होगी? आजादी होगी। और मतलब यह हो गया कि जो भी मजमून है, जो चैप्टर लेना चाहता है, जैसे अभी होता था ना कि अगर हम लोग साइंस लेंगे तो हमें मैथ लेना होगा, अब मैथ के बाद साथियों केमिस्ट्री फिजिक्स लेना होगा। अगर हम बायोलॉजी लेते हैं तो हमें केमिस्ट्री फिजिक्स लेना होगा। लेकिन इस मरहला में ऐसा होगा कि जब आप साथियों चाहेंगे कि हम क्या करें, मैथ भी लें, पॉलिटिकल साइंस लें, हिस्ट्री लें, आप चाहिएगा हिस्ट्री लें, केमिस्ट्री लें और जी ज्योग्राफी लें,
मतलब जो आपका मर्जी है मिक्स करके आप ले सकते हैं, वो आपके लिए आपके तौर पर आजादी रहेगा। ठीक है ना। देखिए एक बात याद रखिए, एनईपी बहुत बड़ा है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश की है जी। अब आप इसको टेंशन ना लीजिएगा। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर दो तीन बातें आपसे क्वेश्चन करूंगा, फिर मैं आगे प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूं। समझिएगा, आपको साथियों 0 से लेकर हीरो तक का मैंने अभी तक आपको जो मैं समझा जो आपके लिए जरूरी है उसका थ्योरी मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, अब यहां से हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। यहां तक बताइए किसी को कोई दिक्कत है एक बार जी। अगर जो लोग ये चाहते हैं कि जो मैं अभी आपको मास्टर नोट से पढ़ा रहा हूं कि इसका पीडीएफ, इसके अंदर टोटल साथियों 7 प्रैक्टिस सेट है। अगर आप ये चाहते हैं कि इसका हमें 7 प्रैक्टिस सेट, मास्टर नोट्स और उर्दू हिंदी का डिक्शनरी ये सब मिल जाए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा 8292034397। ठीक है ना। जो लोग जुड़े हैं उनको कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और साथियों वीडियो को एक बार आप लोग लाइक करिए। अब हम चलते हैं, आपको ये प्रैक्टिस सेट कुछ कराते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट आपके सामने, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उस्ताद किसी लफ्ज के सहारे के बगैर अपने तलबा से मुखातिब है, यानी कोई लफ्ज बीच में नहीं ले रहा। इसमें वो इस्तेमाल करता है लफ्जी तरसील, गैर लफ्जी तरसील, जबानी तरसील, तहरीरी तरसील। मतलब मान लीजिए कि तरसील का मतलब क्या होता है, संप्रेषण, कम्युनिकेशन। उस्ताद कोई लफ्ज लिया ही नहीं तो भाई वो लफ्जी तरसील तो होगा नहीं। और जबानी और तहरीरी ये तो दोनों तरसीली है ना। अगर मान लीजिए मैं बोलूं नहीं, अब मैं लिख कर दूं आपको, तो लिखना भी तो एक माध्यम ही है ना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बल्कि ये एक गैर लफ्जी तरसील होगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, चौथी जमात का एक उस्ताद देखता है कि कुछ तलबा चार्ट, फ्लैश कार्ड और स्मार्ट बोर्ड वगैरह के जरिए जबान के नए तसव्वुरात को सीखते हैं। इनकी आमोदिश का अंदाजा कहलाता है। मतलब एक चौथी जमात का एक उस्ताद है, वो देखता है कि बच्चे जो है ना चार्ट से सीख रहे हैं, फ्लैश कार्ड से सीख रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड से सीख रहे हैं। तो ये जो जबान सीख रहे बच्चे, ये जो आमोदिश का अंदाजा है वो क्या कहलाएगा, समई कहलाएगा, जमालियाती कहलाएगा, बसरी कहलाएगा, जिस्मानी हरकत तनाशी कहलाएगा। देखिए चार्ट हुआ, चार्ट नहीं होता कि चार्ट बना हुआ है जी, जिसको हम लोग ग्राफ बोलते हैं, फ्लैश कार्ड, स्मार्ट बोर्ड, ये सब देखकर सीख रहा है, तो ये साथियों बसरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बसरी, यानी कि ये दृश्य साधन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैसे क्वेश्चन में साथियों आप ये करिएगा, देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। इब्तिदाई सतह पर जबान के तदरीसी आमोदिशी अमल में सबसे ज्यादा अहम क्या है। मतलब प्राइमरी लेवल पर अगर बच्चे को हमें पढ़ाना है तो सबसे अहम क्या है, कंप्यूटर पढ़ाएं, लुगत पढ़ाएं, दरसी किताब पढ़ाएं, बच्चों का अदब पढ़ाएं। तो साथियों ध्यान दीजिए, बच्चों का अदब का मतलब होता है बाल साहित्य। तो इब्तिदाई सतह पर बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बाल साहित्य, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में कि जबान की क्लास में तलबा अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं तो उन्हें नहीं करना चाहिए। मतलब बच्चा अगर ग्रुप में काम कर रहा है तो ग्रुप में तो काम कर रहा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वायुगोत्स्की ने कहा था कि बच्चा सहयोग के जरिए सीखता है, तो उसे कौन सा काम नहीं करना चाहिए। अपने इफ्कारो ख्यालात पर तबादला ख्याल, भाई जो आपके मन में चल रहा है वो तो आप पूछेंगे ही ग्रुप के अंदर, ये तो होना ही चाहिए। बेचैनी महसूस करना, घबराहट महसूस करना, जैसे यहां पर सीख रहे हैं कुछ लोग को घबराहट है कि जल्दी छोड़े कि हम जाए न्यूज देखेंगे, जल्दी छोड़े कि हम जाएंगे जी फेसबुक चलाएंगे। बेचैनी नहीं करना है, ग्रुप के अंदर आपको भरोसा रखना है। ज्यादा बातचीत तो करना ही है कि चूंकि बच्चे एक दूसरे से बातचीत करके सीखते हैं, ये बिल्कुल है। एक दूसरे से सीखना, सहयोग से तो सीखना ही है, लेकिन बेचैनी महसूस करना ग्रुप में ये नहीं करना है। तो ये आपका हो जाएगा गलत, और यही साथियों ऑप्शन बी जो है ये आपका हो जाएगा राइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर में है। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि छठी जमात का एक उस्ताद चाहता है कि उसके तलबा अच्छे मुसन्निफ बने, मतलब अच्छे राइटर बने,
वो तलबा से कहता है कि पहले वो निकात को नोट करें, मतलब जो पॉइंट है उसको पहले आप नोट करिए, फिर उसका ड्राफ्ट तैयार करें और अपने हमजोलियों से उस पर बातचीत करें। उस्ताद ड्राइंग को किस हैसियत से देखता है, मतलब उस्ताद ये चाहता है कि हमारे बच्चे जो है ना वो अच्छे राइटर बने, और अच्छे राइटर के लिए उस्ताद साथियों ये कहता है कि पहले आप अहम अहम पॉइंट्स को नोट कीजिए, उसके बाद नोट्स करने के बाद आप क्या करिए कि एक लेखा जोखा तैयार कीजिएगा मैं किस तरह लिखना है, फिर आप अपने सहयोगियों से उस पर वार्तालाप करें तो इस पर बातचीत करें। तो इस ड्राइंग को किस हैसियत से उस्ताद देखता है, मजमून की हैसियत से, बहसो मुबाहसा के, जी प्रोडक्ट की हैसियत से, अमल की हैसियत से। चलिए क्या होगा, एक बार सभी लोग वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिएगा, जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार साथियों वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए बताइए क्या होगा जी। अभी चलेगा और घबराइए नहीं, चलेगा ये, ठीक है ना। देखिए एक बात जानिए, आप लोग कुछ लोग बोल रहे हैं मजमून, मजमून का मतलब ये होता है कि निबंध, निबंध नहीं है। बहसो मुबाहसा तो ये हुआ कि कोई टॉपिक उठाया उस पर चर्चा किया। अच्छे मुसन्निफ के लिए क्या है कि जो भी अच्छा लिखता है, जैसे मैं मान लीजिए कि ये सारा नोट्स लाया, तो पहले तो मैं इसमें से पॉइंट चुना होऊंगा, फिर मैं सारे को टाइपिंग किया, फिर मैं उसको तरतीब दिया, फिर मैं उस पर अपने मन में ही चर्चा किए होंगे। तो ये साथियों क्या हुआ, अमल हुआ। क्या कहलाएगा ये, अमल कहलाएगा। इसीलिए 5 नंबर का जो है वो आपका होगा ऑप्शन डी, यानी ये अमल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, किस हैसियत से देखता है, वो अमल की हैसियत से देखता। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि साथियों जबान सीखने के अमल में चंद सरगर्मियां शामिल होती है, मतलब कुछ क्रियाकलाप शामिल होते हैं। अब क्रियाकलाप जो शामिल हुए, आप इस बयान की तायीद में किस सरगर्मी को पेश करेंगे। चलिए ऑप्शन ए में है निसाब में, जी ऑप्शन ए में है निसाब में शामिल किसी तहरीर की बेहतर तफहीम के लिए तलबा को अपनी मादरी जबान का इस्तेमाल करने पर आमादा किया जाए। मतलब जो निसाब में शामिल है उसको अच्छे ढंग से समझने के लिए बच्चे को हम इस बात पर राजी करें कि वो मादरी जबान का इस्तेमाल करे। बिल्कुल सही है। पहले आसान मतन और फिर मुश्किल मतन पढ़ाया जाए, मतलब पहले हम आसान पढ़ाए फिर मुश्किल पढ़ाए। उस्ताद लिखना और बोलना सिखाए और तलबा उसकी नकल करे। देखिए नकल करना ये निगेटिव होता है, इसलिए ये आपका कट जाएगा। मश्क हद दर्जा अहम चीज है क्योंकि इससे आदत डालने में मदद मिलती है। देखिए क्वेश्चन आप पहले समझिए, क्वेश्चन आपको क्या कह रहा, क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा है कि जे जबान सीखने के अमल में, मतलब जब हम भाषा सीखते हैं इसमें चंद सरगर्मियां शामिल होती है, कुछ क्रियाकलाप होते हैं। आप इस बयान की तायीद में, मतलब आप इस बयान के साथियों किसमें, इस बयान से सहमत हैं तो इस सरगर्मी को पेश करेंगे। कैसे करेंगे, अगर यह बोला जाए कि निसाब में शामिल किसी तहरीर की बेहतर तफहीम के लिए तलबा को मादरी जबान का इस्तेमाल करने पर आमादा, ठीक है ये अच्छा लग रहा। लेकिन ये वाला देखिए मश्क हद दर्जा अहम चीज है क्योंकि इससे आदत डालने में मदद मिलती है। मतलब हम बच्चे को इस बात पर आमादा करें कि वो चीजों को आमादा जी क्या करे, जी चीजों को वो मश्क करे और उसको आदत डाले, चूंकि मश्क के जरिया चीजों को हम सीख सकते हैं। लेकिन साथियों हमें जो जहां तक लगता है कि इसका ए वाला ही राइट होगा, चूंकि अपनी मादरी जबान से इस्तेमाल करें। ऑप्शन ए ही इसका सही है, जी नहीं, डी नहीं होगा, ए होगा इसका राइट। ये डी वाला जो है ना ये गलत है, ऑप्शन ए ही राइट होगा इसका। 6 नंबर का ए ही आप लोग सही कीजिएगा, ए बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर क्वेश्चन है सुनने की सलाहियत की मश्क के लिए उस्ताद ने एक सरगर्मी वजह की। मतलब सुनने के लिए उस्ताद ने एक सरगर्मी वजह की। सरगर्मी का मतलब होता है कि उसने एक ये प्लानिंग बनाया जिसमें तलबा एक रेलवे ऐलान को सुनते हैं। रेलवे का ऐलान नहीं होता कि फला गाड़ी इतने बजे आएगी, इसका ऐलान को सुनते हैं। और एक जुदूल में ट्रेनों के आने और जाने का वक्त दर्ज करते हैं। यहाँ जुदूल का मतलब हुआ कि ऐसे कि 1 नंबर ट्रेन इतने बजे आएगी, इतना नंबर इतने, इस तरह का एक वो जुदूल बनाता। उसमें वो तलबा क्या कर रहा है कि ट्रेन को साथियों क्या है कि उसको लिख रहा है। अच्छा चलिए, तो ये जो होगा ये क्या होगा, किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जुदूल मुकम्मल कर रहे हैं।
किसी ऐलान को बुलंद आवाज में पढ़ रहे हैं, मालूमात दर्ज करके एक जुदूल बना रहे हैं, और कोई छोटी फिल्म देख रहे हैं। देखिए, फिल्म देखना, आवाज में पढ़ना, ये दोनों तो आपका कट जाएगा 100%। अब आगे बताइए अब क्या होगा। देखिए, इसके अंदर क्या हुआ कि बच्चे ने रेलवे ऐलान को सुना और उसको साथियों वो जुदूल में लिख रहा है। तो किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जुदूल मुकम्मल कर रहे हैं बच्चे, इसीलिए आपका ऑप्शन ए होगा। अब ये कि मालूमात दर्ज करके एक जुदूल बना रहे, मालूमात दर्ज करने का मतलब जो जानकारी उससे आप नहीं, बल्कि वो ऑडियो सुनकर कर रहे हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन ए इसका राइट होगा 7 नंबर का। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में कि जबान की तदरीस के क्लास में खुसूसी सलाहियत वाले तलबा में वाबस्तगी, कामयाबी और इज्जत नफ्स के एहसास को फरोग दिया जाना चाहिए। इसके लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? ऑप्शन ए में है उन तलबा की मखसूस जरूरतों के पेशे नजरियात बासलाहियत असातिज़ा का तकर्रुर किया जाए, उन तलबा को एक साथ रखा जाए ताकि वो स्कूल के अपने दिगर साथियों से मिलजुल ना सकें, मुख्तलिफ नौइयतों के दरसी किताबें फराहम की जाए, मिलजुल कर सीखने, बाहमी ताउन और बातचीत के मौके फराहम किए जाए। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपसे? क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि जबान की तदरीस के क्लास में खुसूसी सलाहियत वाले तलबा में, मतलब जिस बच्चे को ज्यादा सलाहियत है, खुसूसी सलाहियत यानी वाबस्तगी, कामयाबी और इज्जत नफ्स के एहसास को फरोग देना चाहिए। तो इसके लिए साथियों जरूरी है कि हम बच्चे को बातचीत के मौके फराहम करें, ज्यादा से ज्यादा उसको बात करने का मौका दें। तो इसीलिए 8 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे ना तो बहुत आसान होगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि जबान सिखाने की रिवायती क्लास उस्ताद मरकूज क्लास होती है। रिवायती क्लास मतलब वो क्लास जो कदीम क्लास है, वो उस्ताद मरकूज होती है, मतलब उस्ताद आए और आपको पढ़कर वो सिखा के चले गए, आप क्या सीखे नहीं सीखे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो जबान सिखाने की रिवायती क्लास उस्ताद मरकूज क्लास होती है, जबकि मौजूदा जमाने की क्लास तालिबे इल्म मरकूज है, यानी अभी जो तालीम होती है वो बाल केंद्रित है ना। पहले होता था कि उस्ताद मोहतरम आए और वो साथियों कॉपी पेन पकड़े और आपको लिखा दिए, आपको समझा या नहीं समझा कुछ पता नहीं चलेगा, बस आपने लिख लिया, ठीक है ना। तो समझिएगा अब जो तालीम है वो तिफले मरकूज है, यानी आपको समझाने पर ज्यादा फोकस हो रहा है। तो रिवायती क्लास की एक खुसूसियत यानी पुराने जमाने की क्लास की खुसूसियत क्या है? देखिए, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तलबा जबान सीखने की खुसूसी तौर पर तैयार सरगर्मियों में शिरकत करते हैं या उन्हें अंजाम देते। मतलब जो खुसूसी तौर पर क्लास का सरगर्मी हो उसमें बच्चे शामिल होते हैं और उसको वो अंजाम भी देते हैं, जबकि उस्ताद उन सरगर्मियों में मदद करते हैं। मतलब उस्ताद जो है सिर्फ वो रहनुमा होता है, वो सिर्फ हेल्प करता है। ये बात बिल्कुल सही लग रही है। आगे चलिए, उस्ताद लफ्जों को बोलकर और पढ़कर सिखाता है और तलबा उसकी नकल करते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा चूंकि नकल करना ये आपका नेगेटिव है। उस्ताद दर्स देता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि तलबा उनकी कारकर्दगी के बारे में वक्फे वक्फे से बाखबर रखा जाए। साथियों ये भी आपका गलत है, क्योंकि अब देखिए यहां पर तालिबे इल्म मरकूज होती है। रिवायती क्लास की खुसूसियत क्या है? तलबा क्लास के बाहर अपने तौर पर पढ़ते हैं और वक्फे वक्फे से तहरीरी इम्तिहान देते हैं, ये भी गलत है। बल्कि ए वाला बिल्कुल राइट है कि अभी जो बच्चे हैं वो अपने तौर पर सरगर्मियों में शिरकत करते हैं और अपने तौर पर वो प्लानिंग बनाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा 9 नंबर का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन कहा गया जबान सिखाने की ऐसी क्लास में जहां तलबा की सलाहियतों में फर्क हो, जहां तलबा की सलाहियतों में क्या हो? फर्क हो। उस्ताद के लिए इस बात को यकीनी बनाना जरूरी है कि तलबा मतलब बच्चे के सलाहियत में डिफरेंस हो सकता है कि एक बच्चा है वो साथियों तेज है, एक बच्चा है जो कमजोर है, सब एक जैसा तो हो नहीं सकता। तो उस्ताद को इस बात को यकीनी बनाना जरूरी है कि तलबा
तफवीज करता काम को घर पर मुकम्मल करने के लिए अपने वालिदैन के साथ अपने उस्ताद से मुलाकात करें। मतलब जो होमवर्क दिया गया है वो अपने उस्ताद के आकर कब करें, जब वो अपने वालिदैन को भी लेकर आए और उस्ताद से मुलाकात करे। भाई ऐसा नहीं करना है। छोटे छोटे क्लास प्रोजेक्ट अंजाम दें जिनमें उन्हें आपस में बातचीत करने, समाजी राब्तों की महारत बढ़ाने और बड़े ग्रुपों में रहकर काम करने का मौका हो। अब देखिए इसमें जो है वो क्या है कि साथियों बातचीत वाला ऑप्शन आ गया है, इसलिए ये सही लग रहा है कि छोटे छोटे क्लास प्रोजेक्ट अंजाम दें। मतलब जो काम हो उसको छोटे छोटे में हम करें और आपस में हम बातचीत करें, ठीक है ना। क्योंकि एक बच्चा कमजोर है, एक बच्चा तेज है, तो समाज जो शमूलियाती तालीम होगी वो इससे और बेहतर है। शमूलियाती तालीम का यही उद्देश्य है। तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट लग रहा है। अपने नंबर बढ़ाने और दीगर तलबा के बराबर आने के लिए स्कूल के बाद होने वाले खुसूसी क्लासों में शरीक हों। अपने मुश्किलों को समझने के लिए नफ्सियाती माली और क्लास टीचर के साथ वक्फे वक्फे से मुलाकात करें। इसका बी बिल्कुल राइट है, तो और बी वाला ही हम लगा देंगे। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठहरेंगे। चलिए मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम, और दुआ में याद रखिएगा, इसको साथियों खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।